हेलो दोस्तों, आज फिर से हम भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। इसका ये तो रिसर्च में भी होता है, लेकिन भूगोल में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में है सैम्पलिंग। ये अक्सर जब भी यूजीसी का एग्जाम होता है तो इससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे। है बहुत आसान सा, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कई बार एक दो ऑप्शन में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आज अगर इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सैम्पलिंग होती क्या है, क्यों सैम्पलिंग की जाती है। सैम्पलिंग स्पेशली जो रिसर्च लेवल के काम होते हैं, रिसर्च करते हैं हम एक बड़े से, जो हमारा एक बड़ा सा समग्र होता है, बड़ा सा एक पॉपुलेशन होता है, उसके बीच में से हम कुछ को निकालते हैं। तो क्या होता है कि कुछ सैम्पलिंग का मतलब ये है कि बहुत बड़े पार्ट में से कुछ को लेकर हम क्या करते हैं, उसकी जांच करते हैं। और वो जो जांच करते हैं कुछ सैंपल को लेके, वो जो हम एक बड़े पार्ट से लिए थे उसकी जांच करते हैं। उसकी जांच करने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलता है, जो भी रिजल्ट आता है, हम उसको ये मान लेते हैं कि वो पूरा बड़ा सेक्शन जो था वो वही है, या फिर उसके गुण और इनके गुण क्या होंगे, दोनों समान होंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर आप चावल खरीदते होंगे, गेहूँ खरीदते होंगे, तो आप क्या करते हैं, आप पूरा गेहूँ का एक एक दाना तो देखते नहीं हैं ना, एक एक चावल का दाना देखते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप उसमें से एक मुट्ठी चावल उठाते हैं और आप उसको देखते हैं कि उन चावल की क्वालिटी क्या है। तो आप उससे अनुमान लगा लेते हैं कि चावल कैसा है। तो इसी तरह से सैम्पलिंग का कंसेप्ट है। देखिए, सैंपल और सैम्पलिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सैंपल का मतलब होता है प्रतिदर्श, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श, यानी कि जो बहुत सारा जो हिस्सा है, एक जो बड़ा सारा वॉल्यूम है, ठीक है, या एक बड़ा सा पॉपुलेशन है, उनमें से हम कुछ को निकाल के उनको क्या करेंगे, एज ए रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। जो हम थोड़ा सा निकाले हैं उनको आप रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे समझिए। किसके, वो जो बड़ा सा पार्ट था उनके क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव है। अगर 100 लोगों में से हमने 10 लोगों को निकाल लिया, ठीक है, और किसी कोई भी काम कराने के लिए कि हम रेंडमली निकाल लिए या सिस्टमेटिक निकाल लिए, चाहे जैसे निकाल लिए, लेकिन अगर हमने निकाल लिया तो वो क्या कहा जाएगा, वो क्या करेंगे, उन लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि हम जो भी कुछ जानना चाहते हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च इसी पे आधारित होती है। जब हमारे सैंपल की संख्या बढ़ती जाती है, जब हमारे सैंपल के नंबर बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे रिसर्च में शुद्धियाँ ज़्यादा होने लगती हैं। जितना हम कम सैंपल लेते हैं और हमारी रिसर्च उतनी ही अशुद्ध होती है या करेक्ट कम होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं सैंपल के बारे में हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि सैंपल कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, देखिए, जो सैंपलिंग होती है वो सैंपलिंग दो प्रकार की होती है। इसको हिंदी में प्रतिचयन बोलते हैं। एक क्या होता है, एक पर्पज होता है, पर्पजिव, यानी कि स्वउद्देश्य। और पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें दो तरह की चीजें होती है, एक कोटा होता है, एक क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। तो कोटा के बारे में आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना है। इसका मतलब क्या होता है, ये स्वउद्देश्य है। स्वउद्देश्य में क्या होता है कि इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो रिसर्चर होता है, रिसर्चर जो होता है वो क्या करता है, अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार, इसको हम लिख देते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ये क्या करता है, सैंपल लेता है, ठीक है, अपने इच्छा अनुसार सैंपल लेता है। तो ये स्वउद्देश्य होता है, ये पर्पज होता है। अब इसमें जब हम कोटा की बात करते हैं तो आप कोटा में देखेंगे, कोटा सीधे सीधे एक एक करके हम एक्सप्लेन करते जाते हैं। देखिए, कोटा में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी भाग छूटने ना पाए, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास 8 या 10 ऐसे एरिया हैं जिसमें बहुत सारी क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक। अब ये बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो आपको अगर रिसर्च करना है या किसी भी चीज़ को लेके, चाहे आय को लेके, चाहे खाद्यान्न आपूर्ति को लेके, तो आप सबसे एक एक घर जा जाके तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये हो सकता है कि हमने केवल 10 ही गाँव बनाया है, ठीक है, तो ये और भी बड़ा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि सबके, ये जो पूरे एरिया है 1 2 3 4 इस तरह से करके 10 हैं, तो हम सबके घर घर जाके नहीं पूछेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम 2 इसमें से उठाएंगे, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, इस तरह से करके टोटल नंबर कितना हो जाएंगे, ये कितने हैं, 10 है ना।
तो 10 अगर 2-2 घर उठाते हैं तो कितने हो गए, 20 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, जहां हमारे पास बहुत से घर थे, 250-300 घर थे, और उसमें से हमने केवल 20 लोगों को उठा लिया। तो अगर 20 लोगों के बारे में हम जानकारी ले लेंगे, इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है कि इन 20 गांवों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि इससे जो भी हम फाइंडिंग्स निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, वही ये भी माना जाएगा कि इस गांव में पूरा सब कुछ ऐसा ही है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले चावल वाला एग्जांपल दिया था कि बोरी में से मुट्ठी भर चावल निकालते हैं, ठीक है, और हम जान जाते हैं कि हाँ पूरी बोरी का चावल कैसा है। तो ठीक ऐसे ही ये काम करता है। दूसरा देख लेते हैं एक्सटेंसिव, ठीक है। एक्सटेंसिव को बोलते हैं विस्तृत बोलते हैं, ठीक है। विस्तृत, विस्तृत का मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप कितनी ज़्यादा इसमें आप सैंपलिंग ले पाए, कितना ज़्यादा सैंपल आप कलेक्ट कर पाए। जितना ज़्यादा आप सैंपल कलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट अच्छा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। अब देखिए, अब तीसरे पे ये 2 हो गया, यानी कि जो हमारा जो क्लासिफिकेशन पहला था पर्पजिव था, जो उद्देश्य से था, हाँ रिसर्च स्कॉलर थे। इसमें एक बात आपको एक तो अपनी इच्छा अनुसार, कई बार एक बात और बता दूं, इसको कई बार बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। इसको नॉन प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के इच्छा अनुसार है। इच्छा अनुसार का मतलब है कि व्यक्ति जो है कि कहीं से भी सैंपल ले सकता है। इस पे मतलब कि जैसे आप ये समझिए उद्देश्य के, जैसे एक क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 100 बच्चे में से किसी भी 10 बच्चे को क्या करते हैं, ये अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, ठीक है। तो इच्छा अनुसार, तो इनका ये सैंपल का तरीका होता है। इसमें बाकी ये जो कोटा होता है, जैसे कोटा में क्या है, इन्होंने क्या किया कि ये जो कोई जरूरी नहीं था, ये हो सकता था कि ऐसे भी कर सकते थे कि मतलब मान लीजिए 2-2 घर इन्होंने ऐसे ही 2-2 घर उठा लिया। अगर ये सब में 20-20 घर थे तो 2 घर करके उठा लिया। लेकिन उन्होंने ये भी तो हो सकता है कि ये 2 घर को चिन्हित करके उठाए हों कि ये दोनों घर हमारे जानने वाले हैं, ये दोनों घर हमारे जानने वाले हैं, कुछ उनको लाभ मिले, ये भी तो हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो होता है रिसर्चर की इच्छा अनुसार होता है, और इसमें हमने 2 चीजें बता दी। अब हम आगे आते हैं, आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसका दूसरा सेक्शन क्या आता है हमारा, रैंडम, ठीक है। रैंडम का मतलब यादृच्छिक, इसको हिंदी में यादृच्छिक कहते हैं। अब देखिए रैंडम को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक होता है सिंपल रैंडम या साधारण या सरल यादृच्छिक। तो जब हम सरल यादृच्छिक की बात करते हैं तो सरल यादृच्छिक का मतलब सीधा आपको मैं बताऊं, इसके पहले जो मैं चावल और गेहूं का जो एग्जांपल दे रहा था वो एक्चुअली मैं सैंपलिंग का एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। और चूंकि सैंपलिंग तो ये पूरा है, ये सैंपलिंग या प्रतिचयन ये पूरा है, तो वो जो मैंने चावल और गेहूं का एग्जांपल दिया था वो एक्चुअली इसका सटीक उदाहरण है, ठीक है। ये क्या सिंपल रैंडम, यानी कि पूरे एक बोरी में से हमने क्या किया, एक मुट्ठी चावल को केवल निकाल लिया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरे चावल को, बोरी को, ये क्या होगा सिंपल रैंडम, ठीक है। अब देखिए रैंडम के भी कई तरीके होते हैं, आप धीरे धीरे एक एक तरीकों को आप समझेंगे। आपने सबसे पहले देख लीजिए लॉटरी। लॉटरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, क्या होता है, कैसे होता है। आप लोग कभी चीट खेले होंगे, कई बार क्या होता है कि कुछ लकी ड्रॉ का सिस्टम होता है, एक बड़ा सा बाउल होता है, और बाउल में क्या करते हैं सब, मान लीजिए 100 लोग हैं, और 100 लोगों में से किसी एक को 1000 रुपये मिलने हैं, और वो 1000 क्या होगा, वो लॉटरी सिस्टम से होगा, लकी बाउल होगा। तो यहाँ पे 100 लोगों के नाम की क्या करेंगे, इसमें पर्ची कर देंगे, और पर्ची करने के बाद इसको खूब हिला देंगे। हिला देने के बाद क्या हो जाता है, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, मतलब कि अगर एक ही पर्ची हमको निकालनी है या फिर 10 निकालनी है, तो हम इसमें नाम तो किसी का देख नहीं रहे, तो ये क्या होता है लॉटरी सिस्टम होता है। यानी कि 1 निकालो चाहे 10 निकालो, इसमें क्या है, इसमें 100 पर्चियां जो भी, अगर इसको हम इस तरह से हिला दिए तो इसमें क्या है, सबको क्या मिल गया, एक सेलेक्ट होने का क्या मिला, मौका मिला, ठीक है। और वही मौका यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मिलता था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जो रिसर्चर था उसके इच्छा अनुसार था। इसमें कोई इच्छा काम ही नहीं करेगी, कहाँ से इच्छा काम करेगी, इसमें तो पर्ची अंदर लिखी हुई है, बाहर से देख नहीं सकते हैं। चलिए उसके बाद हम अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, अगले जो सैंपलिंग का मेथड है, ये क्या था, लॉटरी मेथड था। और ये एक आता है रोटेटिंग ड्रम। तो रोटेटिंग ड्रम, जैसे आपने ढोलक देखा है, इसको घूर्ण ढोल ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो जो ढोल होता है, ढोल को ही ऐसे ढोल की तरह आकृति के कुछ होता है, उसमें क्या होता है कि 0 से लेकर 9 नंबर तक लिखे होते हैं, ठीक है, 9 नंबर तक। अब इसको जब ऐसे घुमा दिया गया
तो जैसे मान लीजिए किनारे किनारे आदमी लोग बैठे हों, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे आदमी लोग बैठे हों और कुछ सैंपलिंग करना है, कुछ जीतना हारना है, ये क्या करते हैं इस तरह से रोटेटिंग ड्रम। तो रोटेटिंग ड्रम या कोई बड़ा निर्णय लेना है, उसका निर्णय आ नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे कि इतने लोगों ने कुछ ना कुछ बातें कही, इसको अगर हम घुमा देते हैं ऐसे करके, और जो घुमा देंगे तो जिधर इसका जो जो नंबर जिसका रहेगा उस नंबर पे आ जाएगा, तो ये क्या होगा रोटेटिंग ड्रम। इसी तरह से अगला अगला जो सिंपल रैंडम का जब आता है, तो सिंपल रैंडम में हम देखते हैं एक रोटेटिंग प्लेट, ठीक है। आपको याद होगा, आप फिल्म में देखते हैं, एग्जैक्टली वही नहीं है, क्योंकि रोटेटिंग प्लेट का जो कंसेप्ट है रिसर्च से, और रिसर्च में इसमें क्या होते हैं 0 से 9 तक के नंबर दिए होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हम इसी में 0 से 9 तक के नंबर हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 और 5 6 क्या 7 8 और ये 9, इस तरह से नंबर होते हैं। तो इसमें भी मशीन के लगी रहती है, इसको भी रोटेट करते हैं, और जो क्या होता है इसमें क्या सब अगर रोटेट होती है और अचानक से बंद होती है तो सबको क्या मिलता है बराबर मौका मिलता है, ठीक है, सेलेक्ट होने का। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो है, अब देखते रहिए नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट बन जाता है सिस्टमेटिक रैंडम। ये अब देखिएगा कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा इसमें से जो यूजीसी में जो पूछी जाती है, अभी मैं बताऊंगा, इससे पहले एक बार सबको कंक्लूड करने दीजिए। सिस्टमेटिक रैंडम में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं, किसी क्लास में बच्चे हैं, आप इसको उदाहरण समझिए, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, मान लिया कि आपके पास 100 बच्चे हैं, 1 से लेके 100 तक के बच्चे हैं, ठीक है, और 100 तक के बच्चे हैं। अब क्या करना है, इसमें दो चीजें, एक तो रैंडम टर्म है, जिसको ध्यान देखिएगा, ठीक है। रैंडम का मतलब क्या है, हम कहीं से उठा सकते हैं, वही तो रैंडम है, लेकिन इसमें एक और टर्म भी है, ये क्या मतलब है, ये सिस्टमेटिक है, यानी कि इन बच्चों को अगर हम लाइन से खड़ा कर दें, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट कर दें या नॉर्थ टू साइड, चाहे इधर से कर दें, या जो 100 बच्चे हैं, तो अगर हम सारे बच्चे खड़े हो लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करके, तो हमको क्या करना होता है एक निश्चित अंतराल पर, यानी कि सिस्टमेटिक को देखना होता है। सिस्टमेटिक का मतलब क्या है कि अगर हमने पहला बच्चा को एज सैंपल के रूप में ले रहे हैं किसी रिसर्च के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा बच्चा हमारा 5वां होगा, तीसरा क्या होगा हमारा 15वां बच्चा होगा, चौथा कितना होगा 20वां, 25वां, ठीक है, और 25 के बाद क्या होगा 30वां, ठीक है। तो अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में हमने 5-5 के अंतराल पे लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा लगभग 20 सैंपल हो जाएगा, ठीक है, ये 20 सैंपल हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए एक आता है रैंडम नंबर। देखिए रैंडम नंबर ना ही हमारे किसी उपयोग का है इस समय, ठीक है, या फिर ना ही ये परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि ये इससे बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े इसमें नंबर होते हैं, और बहुत बड़े बड़े नंबर का मतलब कि जैसे मैं एक छोटा सा हिंट आपको दे देता हूँ, इसमें क्या होता है आपको टेबल मिलती है, ठीक है, बहुत सारे जैसे उसको क्या बोलते हैं, जो बहुत सारे वो मिलते हैं, जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे आपको नंबर मिल के आते हैं, या कुछ आंकड़ा या डेटा मिल के आता है। तो उस तरह से मान लिया कि जो है कि आपको 100 डेटा मिल के आया है, ठीक है, जैसे 100 नंबर मिल के आए हैं, तो 100 नंबर मिल के आए हैं, तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमको इसमें से 12 नंबर सेलेक्ट करना है, मतलब कि 12 सेलेक्ट करना है हमको अपने रिसर्च के लिए, ठीक है, तो 12। तो इस तरह से जब उसमें टेबल में चेक करनी होती है, इसमें इसका बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, तो इसको आप देखिएगा, लेकिन ये आपके किसी काम का इस समय तो नहीं है, ठीक है। अगर इसको करेंगे तो 12 8 कितना आ गया 96 आ गया, कितना बच गया 4 बच गया, ये 96 और 4 बच गया, तो इसकी हम एक सीरीज बनाते हैं, तो ये क्या था 12 8 96 बच गया 4, ठीक है। तो सीरीज बनाते हैं तो क्या बनाते हैं 0 से 7 बनाते हैं, फिर 8 से 15 बनाते हैं, ठीक है, 15 से 23 बनाते हैं, फिर 23 से इसी तरह से ये हर 8वां नंबर जो है ऐसे जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में जब आप जोड़ते जाएंगे तो आपको लास्ट में जो बचेगा 12 8 क्या होता है 96, ठीक है, 96 मतलब 88 से 96 मिलेगा, ये आंसर मिलेगा आपको लास्ट में, और बच जाएगा फिर भी आपका क्या 4। तो इसका बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, आप इसको देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि इससे आपको कोई मतलब नहीं, ये तो मैं बस ऐसे ही सोचा कि थोड़ा आपके दिमाग में रहेगी। चलिए ये हो गया रैंडम नंबर तक की बात हो गई। अब आते हैं दूसरा क्या आता है हम लोग का, जो हम लोग का यादृच्छिक था या रैंडम था, इसमें क्या था स्ट्रेटिफाइड रैंडम। स्ट्रेटिफाइड रैंडम का मतलब क्या बोलता है यादृच्छिक, ये स्तरीबद्ध का मतलब क्या है लेबल,
ठीक है, लेवल। यानी कि पहले क्या था कि हम सिंपली डेटा को हम कहीं से कलेक्ट कर रहे थे या डायरेक्टली हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब क्या स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हो गया, जब हम स्ट्रेटिफाइड की बात करेंगे सिस्टम स्ट्रेटिफाइड रेंडम, तो इसमें अलग अलग विशेषताएं होती हैं। यानी कि इसको मैं लिख देता हूं एक बार, इसको अलग अलग क्या होगी, विशेषताएं, विशेषताएं और कह सकते हैं, और अलग अलग विभिन्न गुण कह सकते हैं, या भिन्न भिन्न गुण कह सकते हैं, भिन्न भिन्न गुण, ठीक है। ये गुणों वाली ऐसी इकाइयां होती हैं, उसमें से हम सैंपल लेते हैं। यानी कि कुछ ऐसा हमको करना है जिसमें, इसको आप देखेंगे जब आप आगे के जब हम इन दोनों एग्जाम्पल से समझाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छा से क्लियर होगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला सेक्शन क्या हमारा, सिंपल स्ट्रेटिफाइड और रैंडम, ठीक है, साधारण क्या है, स्तरीबद्ध और यादृच्छिक। तो इसमें आपको समझना बहुत जरूरी है कि सिंपल स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है। अब इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, मैं पहले ही टिक कर देता हूँ, थोड़ा आपका ध्यान बना रहे। देखिए स्ट्रेटिफाइड तो डायरेक्ट पूछा जाता है परीक्षा में, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ठीक। और सिंपल स्ट्रेटिफाइड ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है, 2 हो गया। और तीसरा हो गया सिस्टमेटिक रैंडम, ठीक। और ये रोटेटिंग ड्रम और प्लेट नहीं पूछा जाता है कभी, लेकिन जो है कि मैं ये जो 2-3 चीजें हैं, कभी कभी लॉटरी भी पूछ ली जाती है, तो इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक। अब देखिए सिंपल स्ट्रेटिफाइड रैंडम, इसका मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं। मान लिया इसको ये मान लेते हैं कि 100 क्या है, परिवार है, ठीक है, 100 परिवार है या 100 फैमिली है। अगर हमको इसमें से, अगर हमको केवल 10 ही बड़ा परिवार है, 100 परिवार है, तो 100 में से मान लीजिए हमको सैंपल के रूप में 10 को लेना है, तो मान लीजिए कि हमको क्या करना है, 10 को क्या करना है, सैंपल के रूप में या प्रति 10 के रूप में लेना है, ठीक है। तो 10% लोगों को लेना है, तो 10% का मतलब क्या है कि केवल 10 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये जो 10 हो जाता है, तो 10 होने के बाद इतना ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा ये अनुपात में लेते हैं। यानी कि अगर हम आय का, मान लीजिए कि इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम, ठीक, तो इनकम की बात अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसी में आगे देखते हैं कि मान लीजिए कि इसमें क्या करना होता है, आपको क्या कहा था, इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेटिफाइड, यानी कि स्तर बनाने पड़ते हैं, ठीक है, स्तर बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लिया, हम ऐसे मान के चलते हैं कि मान लीजिए परिवार 1 हो गया, 2 हो गया, परिवार 3 हो गया, परिवार 4 हो गया। ये क्या हो गया, 4 हम लीजिए स्तर हो गया। परिवार तो हमारे कितने हैं, परिवार तो हमारे 100 हैं, और 100 में सैंपल हमको 10 का लेना है, तो हम एक सैंपल बनाते हैं कि हम कितना, जो परिवार है कितना रुपया पाते हैं, या इस तरह से आप इस एग्जाम्पल से समझें। आप देखिए, जैसे मैंने मान लिया कि आय है और क्या है, परिवार है, ठीक है, परिवार या फैमिली है। तो मान लिया कि जैसे हमने एक लेयर बना रहे हैं, लेयर बनाने का मतलब, अब देखिए जैसे हमने ये मान के चल रहे हैं कि 500 की, गलत चल रहा है ये कलम, 500 की आय वाले कुछ व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति 250 के आय वाले हैं, ठीक है। एक बड़ा सा ग्रुप है जिसमें से हमको 10% सैंपल लेना है, और वो क्या है, हमको आय पर या इनकम पर हमको स्टडी करनी है या रिसर्च करना है। तो 500 वाले आए हैं, 250 वाले आय वाले भी हैं, और 250 के बाद कुछ मान लीजिए 200 वाले हैं, और कुछ मान लीजिए कुछ ऐसे भी हैं जो 50 ही रुपया कमाते होंगे, ठीक है। तो इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो सिंपल स्ट्रेटिफाइड होता है उसमें हम तो एक अनुपात के रूप से लेते हैं, ठीक है, अनुपातिक रूप से लेते हैं हम। जैसे अनुपातिक रूप मतलब ये 500 रुपये बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, ये उनसे कम कमा रहे हैं, ये उनसे कम का, ये बहुत कम कमा रहे हैं, ठीक है। तो हमको चूंकि जब एग्जैक्ट डेटा चाहिए, तो जिस डेटा में ज़्यादा लोग होंगे या ज़्यादा जो ये पैसे जो कमा रहे हैं, ठीक है, तो इनको हमको देखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि 500 कमाने वाले को, हालांकि कमा बहुत लोग रहे हैं, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, 50, मान लिया कि 50 परिवार हैं, ठीक है। अब देखिए ये मान लिया कि 25 परिवार हैं, ये मान लिया कि 20 परिवार हैं, और ये मान लिया कि 5 परिवार हैं, ठीक है। अब देखिए 10% हमको केवल डेटा लेना था। आप देख रहे हैं इसमें ठीक से, 50 धाम में 500, 25 धाम में 250, 30 धाम में 200, 5 धाम में 50, ठीक है। तो हमको कुल मिला कितना, ये 50, 25, 75, 20 क्या हो गया, ये कुल मिला के 100 लोगों का हमको क्या करना है, ये लेना है, ठीक।
और 10% का मतलब ये है कि अगर वो 100 आ गया तो इससे नहीं कंफ्यूज होना है कि 100 तो यहाँ हमने तो पूरा ही ले लिया, ठीक है। अगर इसको हम और भी बड़ा कर देते हैं, इसको मान लीजिए 1000 कर देते हैं, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब था ये 10% से था, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे जाते हैं मल्टी स्ट्रेटिफाइड रैंडम। देखिए मल्टी स्ट्रेटिफाइड रैंडम को हम ये भी उसी तरह से है, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड के ये दोनों भाग हैं, लेकिन फिर भी हमको मान लीजिए कि एक तो हमने ये बता दिया कि जो सिंपल स्ट्रेटिफाइड जो था उसको क्या था, हमको कई कई उसको स्तर में हमको क्लासिफाइड करके तब उसको बताना था। क्लासिफाइड का मतलब कि जो भी हमने इनकम लिया था उसको क्या किया, कई भागों में बांट दिया था। तो बांटने के बाद हम उसका अध्ययन कर रहे थे। और इसमें क्या है, आप इसमें देखेंगे कि इसमें मल्टी स्ट्रेटिफाइड मतलब कि हम कई सेक्शन में इस पे काम करेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कि हमने हमको खेत देखना है, गेहूँ देखना है कि 2 हेक्टेयर में हमारी कितनी उपज हो रही है, ठीक है। और कितनी उपज हो रही है तो मान लीजिए कि हमको अपने उत्तर प्रदेश में देखना है, तो उत्तर प्रदेश में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हम क्या, अगर हम बहुत छोटा सैंपल लेंगे, बहुत बड़ा लेंगे, कैसा लेंगे हमारे ऊपर है। मान लेते हैं हम इतना छोटा नहीं सैंपल लेंगे अगर रिसर्च में लेना हो तो, लेकिन मान लेते हैं कि हमने क्या ले लिया, हमने 5 डिस्ट्रिक्ट ले लिया, ठीक है। आप इसको अज्यूम करिए, मान लिया कि हमने 5 डिस्ट्रिक्ट ले लिया, और जब हमको ये क्या हो गया हमारा मल्टी स्ट्रेटिफाइड है ना, तो ये एक स्तर हो गया, एक स्तर हुआ। दूसरे स्तर में मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट ले लिया, तो मान लीजिए कि हम 5 गांव से क्या करते हैं, 10-10 गांव ले लेते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10-10 गांव लेंगे तो कितना हो गया, अगर 10-10 गांव लेंगे तो 5 डिस्ट्रिक्ट में से 10-5 50 हो जाएगा ना। अब 50 गांव में से अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि 2-2 हेक्टेयर की हम खेत, 2-2 लोगों का खेत ले लेते हैं, ठीक है। 2-2 लोगों के खेत 2-2 लोगों के खेत ले लेते हैं, ठीक है। ये अब देखिए ये स्तर हो रहा है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम चल रहा है, इधर विलेज पे हम सर्वे कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं ये। तो इस तरह से हम इसको मान लीजिए कि उसके बाद हम फाइनली कंक्लूजन क्या करेंगे कि हाँ, दो लोगों का खेत लिए थे, दोनों लोगों के 1-1 हेक्टेयर खेत लिए थे। तो इसका मतलब क्या होगा, हम 5 जिलों में ऐसा किए तो हमको क्या मिला कि जो यहाँ पे जो भी धान है, गेहूँ है, मान लिया हम पैडी है, ठीक है। तो पैडी की खेती में हमको क्या बोल मिला, हमको बहुत क्या बोलते हैं आशाजनक वृद्धि मिली या निराशाजनक वृद्धि मिली, जो भी है, जैसा भी लाभ हुआ हानि हुआ। तो ये तो रहा छोटा सा सैंपलिंग, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, लेकिन हाँ इतना याद रखना है कि थोड़ा सा आपको इसको देखना होगा, समझना होगा कि सिस्टमेटिक रैंडम जो हो गया, और एक आपका ये क्या कहते हैं कोटा, और ये लॉटरी, और उसके बाद सिंपल, और ये स्ट्रेटिफाइड। तो जब स्ट्रेटिफाइड आए, जब भी आ जाए, कभी स्तर की बात करें या 2-3 चरणों की बात करें आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आप समझ जाइए कि उनके एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वो स्ट्रेटिफाइड या सिंपल स्ट्रेटिफाइड का होगा, तो सीधे उसको टिक करना है, ठीक है। अगर इसमें कोई ऑप्शन मिले तो आप सिस्टमेटिक समझ के, ये इसीलिए दिया ही जाता है कि सिस्टमेटिक समझ के आप इसको इसमें टिक कर दें पर्पजिव में, क्योंकि ये तो हम रैंडम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन सिस्टमेटिक के बाद यहाँ रैंडम भी आपको ये भी ध्यान रखना होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और हम आगे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते रहेंगे जब तक कि यूजीसी का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।